दुनिया के पावर गेम्स का असली सच डिकोड होता है यहाँ, द प्रेप नेशन। एक ऐसा देश जो पिछले 80 साल से बिल्कुल शांत था, जिसने कसम खाई थी कि कभी अग्रेसिव वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेगा। आज वो अपनी सबसे टॉप सीक्रेट, सबसे लीथल स्टेल्थ वॉरशिप का डिजाइन सीधे इंडिया को दे रहा है। ये कोई नॉर्मल डिफेंस डील बिल्कुल नहीं है, ये एक मैसिव मल्टी-बिलियन डॉलर जियोपॉलिटिकल पावर प्ले है। जापान ने ऑफिशियली अपना पैसिफिस्ट स्टैंड तोड़ दिया है और एशिया में आयरन ट्रायंगल प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो चुका है। अगर इस पावर शिफ्ट से इस वक्त कोई सबसे ज्यादा टेंशन में है तो वो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। क्यों? क्योंकि जापान का ये नया मास्टर स्ट्रोक अब पूरा गेम पलट चुका है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस वॉरशिप में ऐसा क्या है जिसने जियोपॉलिटिक्स में भूकंप ला दिया है। सामने आती है द बीस्ट, मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट। ये इतनी हाईली क्लासिफाइड डिजाइन है कि जापान इसे कभी किसी और देश के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन अब ये ऑफर डायरेक्टली इंडियन शिपयार्ड्स को दिया गया है। एक सिंगल वॉरशिप की कॉस्ट अ स्टैगरिंग $500 मिलियन, और इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ दिखने में एडवांस नहीं है, ये एक्चुअली एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से फुली पैक्ड हैं। साथ ही इसमें डीप सी सबमरीन हंटिंग के लिए हाईली लीथल टॉर्पीडोज इंटीग्रेटेड हैं। जापान का ये कदम उनकी डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी में एक ड्रास्टिक शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। पहली बार जापान इतने स्टेट ऑफ द आर्ट और लीथल वेपन्स दुनिया को दे रहा है। ये लिटरली एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जापान अचानक से इतना अग्रेसिव मिलिट्री पॉस्चर क्यों ले रहा है। इसका रीजन बहुत ही डार्क और सीरियस है। जियोपॉलिटिकल थिंकर्स और जापानीज डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट अब ये मान चुके हैं कि इंडो पैसिफिक में अब छोटी मोटी स्कर्मिशेस नहीं होंगी। अगर वॉर स्टार्ट होती है तो वो एक मैसिव मल्टी ईयर कॉन्फ्लिक्ट होगी। शॉर्ट वॉर का कॉन्सेप्ट अब एक कंप्लीट मिथ बन चुका है। यहाँ एंड्योरेंस चाहिए, और इसी लंबी वॉर की तैयारी के लिए एक अनब्रेकेबल आयरन ट्रायंगल फॉर्म किया जा रहा है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर। इन तीनों देशों का अल्टीमेट गोल है इस रीजन में किसी भी तरह के रैपिड मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म को काउंटर करना। क्लोज डोर्स के पीछे एक लंबा ग्रूलिंग वॉर सिनेरियो प्लान किया जा रहा है, और इस प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक सर्वाइवल कोड चाहिए। और वो सर्वाइवल कोड है इंटरऑपरेबिलिटी। ये एक अकेला कॉन्सेप्ट आने वाली वॉर में पूरा गेम पलट सकता है। देखिए, अगर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों के पास कंप्लीटली आइडेंटिकल मोगामी वॉरशिप्स होंगी तो इसका टैक्टिकल एडवांटेज अनरियल हो जाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान साउथ चाइना सी के पास इंडिया की कोई फ्रिगेट डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर या एम्यूनिशन के लिए हजारों माइल्स दूर वापस इंडिया नहीं आना पड़ेगा। वो इंस्टेंटली किसी भी जापानीज पोर्ट पर डॉक कर सकती है। वहीं पर सेम स्पेयर पार्ट्स, सेम मिसाइल्स और सेम सप्लाई चेन मिल जाएगी। लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। एक लंबी वॉर में जहां सप्लाई चेन सबसे क्रूशल होती है, वहां ये सिस्टम फ्लीट्स को रिट्रीट करने से बचाएगा। ये टैक्टिकल सुप्रीमेसी का एब्सोल्यूट पिनाकल है। लेकिन एक सेकंड, जापान के इस नए मिलिट्री बिल्डअप से आखिर चाइना को इतना डर क्यों लग रहा है? चाइना का डर समझने के लिए हिस्ट्री के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना पड़ेगा। हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर गौर करें तो एक जमाने में जापान एक रूथलेसली अग्रेसिव एम्पायर था। 1895 में इनका इंपीरियल एक्सपेंशन शुरू हुआ। 1933 आते आते इनकी सेना बहुत ही एक्सट्रीम और क्लासिफाइड ऑपरेशंस कर रही थी। फिर 1941 में पर्ल हार्बर पर वो डेवस्टेटिंग सरप्राइज अटैक हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसके बाद 1945 में एटॉमिक बॉम्ब्स के कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट ने जापान को एक स्ट्रिक्ट पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने पर मजबूर किया। एक स्लीपिंग एम्पायर बन गया। लेकिन अब 2024 में सिचुएशन तेजी से बदल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, वो मिलिट्री जायंट अब वापस जाग रहा है, और चाइना को अच्छी तरह याद है कि जब पिछली बार ये जायंट जागा था तो आखिर कितनी तबाही आई थी। और इस पास्ट का सबसे डार्क चैप्टर थे द फॉरगॉटन हॉरर्स। 1933 से 1945 के बीच ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में एक्सट्रीम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सिविलियंस पर क्रूअल मेडिकल और मिलिट्री टेस्टिंग की गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 3000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स को इन हाईली क्लासिफाइड ऑपरेशंस में टॉर्चर किया गया था। ये वो हिस्ट्री है जिसे चाइना आज भी नहीं भूला है। यही वजह है कि आज जब जापान दोबारा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है तो चाइना के डिप्लोमैट्स लेजिटिमेटली परेशान हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में ओपनली डॉक्यूमेंट्स पॉइंट आउट करते हुए वार्निंग दी है कि जापान का रीमिलिटराइजेशन पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चाइना ही जापान की हिस्ट्री को लेकर सेंसिटिव है। उनके सबसे बड़े करंट एलाय अमेरिका के अंदर भी ये पास्ट वॉन्स जिंदा हैं। एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान जब एक जापानीज ऑफिशियल ने अचानक किए गए मिलिट्री अटैक्स को क्रिटिसाइज किया तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फिडेंटली स्मर्क करते हुए एक डायरेक्ट टॉन्ट मार दिया। उन्होंने 1941 के पर्ल हार्बर अटैक का रेफरेंस देते हुए मॉक किया कि सरप्राइज टैक्टिक्स और अटैक्स को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। ये एक क्लियर रिमाइंडर था। ये प्रूफ करता है कि करंट एलाइज के बीच भी पास्ट की सेंसिटिविटीज पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करना जियोपॉलिटिक्स में हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी अब एक नए जियोपॉलिटिकल रियलिटी को जन्म दे रही है। और वो रियलिटी है फेडिंग ट्रस्ट।
जापान और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एक टेरिफाइंग अमेरिकन वॉइड को फेस कर रहे हैं। पहले इन देशों का डिफेंस पूरी तरह यूएस पावर पर निर्भर था, लेकिन यूएस फॉरेन पॉलिसी आजकल इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है कि अब इन एलाइज को अपने सर्वाइवल के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। कोई एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है कि अगर कल को एशिया में एक मेजर वॉर ब्रेकआउट होती है तो यूएस अपनी फोर्सेज ऑटोमेटिकली भेज देगा। एक मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर का फॉग में फेड हो जाना, ये उस बढ़ती अनसर्टिनिटी का सबसे बड़ा सिंबल है। इसलिए अब इमीडिएट नीड बन चुकी है कि यूएस पर डिपेंड होने की जगह लोकलाइज्ड और हेविली आर्म्ड डिफेंस पैक्ट्स बनाए जाएं, और इस दिशा में पहला मैसिव स्टेप ऑलरेडी उठाया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने एक मैसिव गैम्बल लिया है। उन्होंने ट्रेडिशनली अपनी डिफेंस नीड्स के लिए यूएस को हमेशा प्रायोरिटी दी, पर इस बार उन्होंने कंप्लीटली बाईपास करके डायरेक्टली जापान के साथ एक मॉन्यूमेंटल $7 बिलियन की डील साइन कर ली है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 2029 तक ऑस्ट्रेलिया को 11 एडवांस्ड जापानीज क्लास वॉरशिप्स डिलीवर की जाएंगी। ये डील इन दोनों देशों के बीच बने डीपेस्ट स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को दिखाती है। यह सिर्फ पेपर पर एक एग्रीमेंट नहीं है, ये रीजनल थ्रेट्स के खिलाफ एक डायरेक्ट और अग्रेसिव काउंटर मेजर है। यह साबित करता है कि दी आयरन ट्रायंगल सिर्फ बातों में नहीं, रियल वर्ल्ड मिलिट्री एसेट्स में शेप ले रहा है। पर आखिर ये सब इतनी स्पीड और अर्जेंसी के साथ क्यों हो रहा है? कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जो इन सबको अलर्ट कर चुका है? वो ट्रिगर पॉइंट है सेनकाकू आइलैंड्स। ये आने वाले पोटेंशियल ग्लोबल वॉर का अल्टीमेट ग्राउंड जीरो है। यहाँ क्लेम्स बिल्कुल आमने सामने है। एक तरफ जापान स्ट्रांगली क्लेम करता है कि ये उनकी सॉवरेन टेरिटरी है, वहीं दूसरी तरफ चाइना इन टाइनी रॉक्स पर अपना हिस्टोरिकल हक जताता है। ये सिर्फ कुछ पत्थर नहीं है, इनके नीचे वास्ट ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स की पॉसिबिलिटी छुपी है। और सबसे बड़ी बात, साउथ चाइना सी और इस पूरे रीजन से ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा क्रॉस होता है। इंडिया का भी लगभग 13.8 लाख करोड़ का ट्रेड इस रूट से गुजरता है। ये एक हाई स्टेक्स नोज टू नोज स्टैंड ऑफ है। यहाँ एक छोटी सी स्पार्क, एक छोटी सी गलती इन नई स्टेल्थ फ्लीट्स के इमीडिएट डिप्लॉयमेंट का ट्रिगर बन सकती है। और इसी आग के बीच में इंडिया एक बहुत ही डिसाइसिव क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। जापान की तरफ से ये मोगामी फ्रिगेट डिजाइन का ऑफर इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब है मेक इन इंडिया के थ्रू लोकली अल्टीमेट स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाई जा सकती हैं। हमें डायरेक्टली हाईली क्लासिफाइड जापानीज डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाएगा, जो इंडिया को इंडियन ओशन का अनडिस्प्यूटेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना देगा। लेकिन इसके साथ एक मैसिव रिस्क भी जुड़ा है। इस डील को पूरी तरह एम्ब्रेस करने का मतलब है इस ग्लोबल फ्लैश पॉइंट, इस आयरन ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में स्टेप इन करना। एक ऐसी चॉइस जो डायरेक्टली सुपर पावर्स की राइवलरी में एक नया रोल डिफाइन करेगी। अब जो होने वाला है वो दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स का असली गेम समझने के लिए द प्रेप नेशन फॉलो करो। नेक्स्ट मूव और भी बड़ा हो सकता है।